हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तारिक, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, अमेरिकन बोर्ड, करंटली इन यूएई। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की तकलीफ, या जिसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ या डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। जैसे कि आप देख रहे हैं, तकरीबन हर 100 में से 5 प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को डायबिटीज़ हो जाती है। अब मैं इसका मैकेनिज़्म आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। देखिए, दो तरह की ख़वातीन होती हैं। एक वो जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ नहीं होती, और एक वो जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है। कुछ ख़वातीन वो भी होती हैं जो डायबिटिक होती हैं, उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन प्रिंसिपल उनका सबका यही है। अब देखें, जिस खातून को डायबिटीज़ नहीं है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ नहीं है, उसको इंसुलिन की सिक्रीशन नॉर्मल है, उसकी शुगर कंटिन्यूसली ठीक रहेगी डिलीवरी तक। अब जिन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, वो पहले ही उनकी शुगर जो होती है वो हाई स्टेट पे, ये हाई स्टेट पे उनकी इंसुलिन होती है। अब इस दौरान में जब उनको डायबिटीज़ हो जाती है, तो 24वें हफ्ते के बाद उनकी शुगर जो है ना एकदम से बढ़ती है। बढ़ने के बाद 36 वीक तक उनकी शुगर बढ़ती रहती है, और जब डिलीवरी होती है उनकी शुगर नीचे आ जाती है। ये जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब इवेंचुअली इन पेशेंट्स में एक टेंडेंसी होती है डायबिटीज़ डेवलप होने की। अब जिन लोगों को हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ होने की प्रेगनेंसी के दौरान, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद उनको डायबिटीज़ बाहर आएगी, क्योंकि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और उनके पैंक्रियाटिक सेल्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने शुरू हो जाए। अब मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ कि ये क्यों होती है और 24वें वीक में क्यों लोगों को शुगर हो जाती है। इसकी रीज़न ये है कि इसकी रीज़न हमारी एवोल्यूशन के अंदर है। क्योंकि जब शुरू में एवोल्यूशन में जब इंसान के पास फूड की सप्लाई, खाना पीने का कोई मौसर इंतज़ाम नहीं था, अनसर्टन थी फूड की सप्लाई, तो कभी कभी 2 दिन 3 दिन के लिए, कभी कभी 1 दिन के लिए नहीं मिलती थी खुराक, बहुत कम मिकदार में खुराक होती थी। तो ऐसी हालत में माओं को शुगर कम मिलती थी। तो इस वजह से ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बेबी जो है वो माँ के पेट के अंदर एक पैरासाइट की तरह काम करता है, यानी माँ को जो भी हो, बच्चे को शुगर मिलती है। अब इसमें ये था कि जब 24वें हफ्ते तक तो ये माँ को अगर नहीं मिलती शुगर या खुराक नहीं मिलती, तो बच्चे की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, गुजारा हो जाता। अब होता क्या है कि जब नॉर्मल आदमी जब फाके की हालत में होता है, या नॉर्मल आदमी का जो शुगर का कंट्रोल है वो 50 से लेके 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक उसकी शुगर फ्लक्चुएट करती है। यानी अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो 50 पे होती है, और अगर खाना खा लिया फैट स्टेट में 150 से ऊपर नहीं जाती। अब होता ये है कि जो 24वें हफ्ते के बाद जब माँ की शुगर 50 पे चली जाए किसी फाका की सूरत में या खाना ना मिलने की सूरत में, तो ऐसी हालत में बच्चे के लिए खुराक की सप्लाई काफ़ी नहीं होती। तो इससे काउंटरैक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्लासेंटा से कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि एक हार्मोन रिलीज़ होता है, केमिकल रिलीज़ होता है, जिसको कहते हैं ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ये ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन जो होता है, इस जो इंसुलिन होती है इसके अगेंस्ट काम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। यानी जिन लोगों को पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि शुगर होनी शुरू हो जाती है। अब ज्यों-ज्यों बच्चा बढ़ता जाता है, इसकी ये प्लेसेंटा भी ग्रोथ भी बढ़ती जाती है, बेबी की ग्रोथ भी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से एचपीएल की सिक्रीशन और बढ़ती जाती है। जब एचपीएल की सिक्रीशन और बढ़ती जाती है, तो प्रेगनेंसी के साथ-साथ शुगर भी बढ़ती जाती है। अब जो ही बेबी डिलीवर होता है, प्लेसेंटा डिलीवर होता है, एकदम से एचपीएल ज़ीरो हो जाता है। अब जब एचपीएल ज़ीरो हो जाता है, तो इसकी वजह से इंसान की डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, और फिर वही उसी स्टाइल में चलता रहता है, हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट पे एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, जब उसको जाके
کسی سٹیج پہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ اب اس کا فائدہ بیبی کو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ انسولین ریزسٹنس کاز ہو رہی ہے، تو فاقے کی حالت میں نارمل ماں کے اندر بھی شوگر جو ہے وہ 75-80 سے نیچے نہیں جاتی، جبکہ اگر اس میں یہ ہیومن پلاسینٹل لیکٹوجن نہ ہوتا تو شوگر نے 50 پہ چلے جانا تھا فاقے کی حالت میں، اور بچے کی نیوٹریشن نہیں۔ اب اس کا ایک کاؤنٹر افیکٹ بھی ہوتا ہے۔ کاؤنٹر افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر مثلا جب ماڈرن سوسائٹی میں کھانا پینا ہر چیز موجود ہے، جب ماں کھاتی ہے اس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز یا پریگنینسی کی شوگر ہو جاتی ہے تو اس کی شوگر بڑھ جاتی ہے 130 140 200 250۔ اب اس میں جو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر شوگر بڑھ جاتی ہے۔ جب بلڈ کے اندر شوگر بڑھ جاتی ہے تو بیبی کو ضرورت سے زیادہ، یعنی جس ڈیفنس میکانزم کے لیے وہ شوگر آئی تھی اس سے بہت زیادہ شوگر اس کو ملنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی یہ میکانزم فائر بیک کرتا ہے۔ اس صورت میں بیبی کو جو نیوٹریشن ملتی ہے، تو بیبی کے اپنے پیٹ کے اندر بھی ایک پینکریاز ہوتا ہے نا، تو وہ پینکریاز اس شوگر کے مقابلے میں زیادہ انسولین شروع کر دیتا ہے سکریٹ کرنے، یعنی اس کی بلڈ شوگر نارمل رہتی ہے لیکن جتنی شوگر زیادہ آتی ہے وہ اس کی باڈی کی گروتھ میں لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیبی بڑا ہو جاتا ہے، یہ بیبی کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جب بیبی کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب یہ اگر اس کنٹرول نہ کیا گیا تو 40 ویک تک اس بیبی کی ڈلیوری مشکل ہو جاتی ہے، وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے جسے بگ بیبیز کہتے ہیں کہ ان کی سیزیرین سے ڈلیوری کرنی پڑتی ہے، اور اگر ان کو نارمل ڈلیوری کریں تو ان کو ایک پرابلم ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں شولڈر ڈسٹوشیا۔ اب اس کے بعد جب وہ پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو کیونکہ ان کے پینکریاس بہت زیادہ انسولین بنا رہا تھا تو ان کو فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہائپوگلائسیمک فٹس، کیونکہ ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے پینکریاس کی وجہ سے، اور ان کو اس کی کم شوگر کی وجہ سے فٹس پڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا سائز بڑا ہوتا ہے، ان کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ان کو فٹس پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تھک ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ بلڈ بنا ہوتا ہے، ان کو پولیسیتھیمیا ہوتا ہے، برتھ کے اوپر پولیسیتھیمیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ سیزیرین کے ساتھ ڈلیوری کرتے ہیں تو کبھی کبھی پریمیچور لانگ ریسپریٹری ڈسٹریس، اس طرح کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا میکانزم جس کے ذریعے بیبی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے جب ماں کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا ہسٹوریکلی، لیکن وہ آج کل کی اسٹیٹ میں کیسے فائر بیک کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جن کو ڈائبٹیز نہیں ہوتی، جن کو کبھی ڈائبٹیز نہیں ہوگی، ان کو کبھی بھی جسٹیشنل ڈائبٹیز نہیں ہوتی، لیکن جن لوگوں کو جسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی پریگنینسی کی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے ان کو زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پہ ڈائبٹیز ضرور ہوتی ہے، کیونکہ ان کا میکانزم بیسیکلی ہوتا ہے کہ ان کی انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے اور ان کو ہائپر انسولینیمیا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ ہائپر پرولیکٹینیمیا کام، ہائپر ہیومن پلاسینٹل لیکٹوجن کام۔ اچھا، اس کے علاوہ ان میں یہ پرائیویٹ پارٹس میں ایچنگ کا بھی بڑا پرابلم ہو جاتا ہے جن لوگوں کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے، بلڈ ویژن بھی ہوتی ہے۔ یہ میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کر دیا کیسے یہ پریگنینسی کے دوران لیول بڑھ جاتا ہے انسولین کا، انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں نے بتایا ان سمٹمز کے ظاہر ہونے کے بعد ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یا اینٹی نیٹل کیئر میں 24ویں ہفتے پہ یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ دو طرح کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ایک کہتے ہیں سنگل سٹیپ اور ایک کہتے ہیں ڈبل سٹیپ۔ سنگل سٹیپ میں یہ ہے کہ کسی بھی وقت کوئی خالی پیٹ ہونا ضروری نہیں ہے، 50 گرام گلوکوز دے کے تو شوگر چیک کرتے ہیں، اگر 1 گھنٹے کے بعد 140 سے اوپر ہو تو ایسے پیشنٹس کو پھر فل ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جن کی 140 سے اوپر نہ جائے تو ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں یہ ہے کہ 100 گرام گلوکوز دیتے ہیں مریض کو یا پریگننٹ لیڈی کو، اس کے بعد اس کا چیک کرتے ہیں شوگر لیول 1 2 اور 3 گھنٹے کے بعد۔ اگر 1 گھنٹے کے بعد شوگر 180 سے اوپر ہو، 2 گھنٹے کے بعد 155 سے اوپر ہو، اور 3 گھنٹے کے بعد 140 سے اوپر ہو، تو ایسے پیشنٹس کو پھر ڈائگنوز کیا جاتا ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز، حمل والی پریگنینسی والی ڈائبٹیز۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک ٹائپ ہوتی ہے ٹائپ 1 جس میں ڈائٹ سے کنٹرول ہو جاتا ہے، دوسری ٹائپ ہوتی ہے ٹائپ 2 جس کو انسولین دینی پڑتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جن کو ڈائٹ ہے، یہ ڈائٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، انسولین مل بھی رہی ہے تو یہ ڈائٹ میں یہ کرنا ہے۔ جی آپ یہ ٹیبل دیکھ لیں، اس کے حساب سے آپ اپنی ڈائٹ لیں۔ اس میں یہ ہے کہ جن کھانوں کی گلائسیمک انڈیکس کم ہو
ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि कितनी जल्दी में से कार्बोहाइड्रेट बाहर निकलता है। कुछ खानों में से कार्बोहाइड्रेट आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता है, इसलिए आपको पंक्रियाज को उसको डील करने में कोई मसला नहीं होता। और कुछ में बहुत तेज़ी से ग्लूकोज बाहर निकलता है, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो जिन खानों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है वो इस्तेमाल कर देखें। जैसे इसमें वेजिटेबल्स सारी की सारी इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 10 है, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जैसे ग्रीन पीस और कैरेट्स, इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा। फ्रूट्स में भी देख लें, ये इनकी पूरी आपको इंटरनेट के ऊपर ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस मिल जाएंगी। तो जिन खानों की, जिन चीज़ों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो तो वो उसको इस्तेमाल करें, जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो तो वो अवॉइड करें। अब ये है कि ये है इसका जो है ना टारगेट, वो ये कहते हैं कि 100 से नीचे होनी चाहिए फास्टिंग ब्लड शुगर, और खाना खाने के बाद 120 से ऊपर नहीं जानी चाहिए शुगर। तो HbA1c जो 3 महीने की शुगर है वो 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो सारी ट्रीटमेंट जो इसी की गिर्द घूमती है बेसिकली। तो कुछ लोगों की तो ये ग्लूकोफाज, पहले नहीं देते ग्लूकोफाज, लेकिन अब ये है कि ग्लूकोफाज के ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है। और कुछ लोगों को इंसुलिन देनी पड़ती, लेकिन इतनी हाई डोजेज में नहीं देनी पड़ती। अब ये इंसुलिन का भी ये है कि कुछ लोगों को हर खाने से पहले जो होती है ना रेगुलर इंसुलिन, उसके यूनिट्स देने पड़ते हैं, और रात को जो है उनको कभी कभी कंबाइंड इंसुलिन देनी पड़ती है। और कुछ लोगों को सुबह एक मिक्स इंसुलिन का इंजेक्शन लग जाता है और शाम को एक मिक्स इंसुलिन का इंजेक्शन लग जाता है। अब इसमें ये चीज़ याद रखने वाली है कि जो सुबह की फास्टिंग ब्लड शुगर का रिजल्ट होता है वो रिलेटेड होता है रात को जो आपने इंसुलिन लगाई, और जो सुबह के नाश्ते के बाद और दिन के खाने के बाद जो शुगर लेवल होता है वो रिलेटेड होता है सुबह की इंसुलिन जो लगाई। मैं आपको मोटे मोटे प्रिंसिपल बता देता हूँ। तो इसी के हिसाब से अगर आपकी मसलन नाश्ते के बाद की शुगर हाई है या दिन के खाने के बाद की शुगर हाई है, तो मॉर्निंग इंसुलिन का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आपकी सुबह नाश्ते से पहले फास्टिंग ब्लड शुगर हाई है तो आपको रात की इंसुलिन से एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट का भी एक रूल बड़ा सिंपल सा है कि अगर 100 से ऊपर हो फास्टिंग या 120 से ऊपर हो खाने की बाद की 2 घंटे के बाद की, तो ये करना ये होता है कि हर 10 मिलीग्राम जो ज़्यादा है डिज़ायर्ड वैल्यू से, उसके लिए 1 यूनिट बढ़ाते हैं, या हर 10 मिलीग्राम जो कम है आपके डिज़ायर्ड लेवल से, उसके हिसाब से 1 यूनिट कम करते जाते हैं। ये पेशेंट समझ जाते हैं, एक दो दफ़ा समझा दें तो दे कैन टेक केयर ऑफ देयर डायबिटीज़ देमसेल्व्स। तो ये फार्मूला बड़ा हेल्पफुल है। ये जिसको भी डायबिटीज़ हो वो अपने डॉक्टर के पास जाए, उसको इस हिसाब से समझा देगा, एडजस्ट करवा देगा, तो बहुत आसान हो जाता है मैनेज करना। एक तो ये कि जो भी आपके जहन में सवाल आए या कोई कमेंट हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं उसका जवाब दूंगा तो फर्दर एक्सप्लेनेशन होगी, तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये और कंप्लीट हो जाएगी। जब आप मेरी प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसके नीचे लोगों के सवालों के जवाब आएंगे तो बड़ा एक पैनोरामिक सी उसकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें। दूसरा ये कि इसको शेयर करें और इसको लाइक करें, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक ये पहुंचती रहे ये डिफरेंट वीडियोस। रीज़न इसकी ये है कि ये मैं रिसर्च के बाद इनको डेवलप करता हूँ। मैं कोई वो रेटिंग के लिए एग्जैजरेटेड दावे नहीं करता, वो मिरेकलस दवाइयाँ नहीं देता यहाँ पे। आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड, मैं एजुकेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सीरियस माइंडेड लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोगों के धोखे में ना आए और अपनी मैनेजमेंट को प्रॉपरली करें। ये सारी जो प्रेजेंटेशंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ एंड वेल बीइंग। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको कमेंट्स दें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। थैंक यू।